गुड आफ्टरनून एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने किया था डिपॉजिट चैप्टर। डिपॉजिट चैप्टर के दो सेक्शंस किए थे, 73 एंड 76। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो हम पैसा एफडी के फॉर्म में रखवाते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी में अदर देन बैंक एंड एनबीएफसी में, तो वो क्या एलिजिबल है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, कितना एलिजिबल है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या देते हैं और बैंक हमें क्या देता है, तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमने पैसा किन्हें डिपॉजिट रखवाना है। अगर मेरा पर्पस है इंटरेस्ट कमाना तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्राइवेट कंपनी को दे दूँगा। प्राइवेट कंपनी मुझे उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देगी एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो इसके अंदर इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए दो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि कंपनी बोरो कैसे करती है पब्लिक से, कंपनी बोरो कैसे करती है मेंबर से। तो इसके अंदर सेक्शन 73 बोलता है कि कैसे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से। मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। आप इसके बेसिस पे कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करने के बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से। 76 हमने पढ़ा था कि जो डील करता है डिपॉजिट्स जो आप पब्लिक से लेते हो, बट पब्लिक से वही कंपनी ले सकती है जो एलिजिबल है। एलिजिबल कंपनी का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर है और आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में ही आप एलिजिबल हो, आप बोरो कर सकते हो, डिपॉजिट रखवा सकते हो पब्लिक से। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी हमने करना है कि डिपॉजिटर कौन होते हैं। जो अपना पैसा डिपॉजिट रखवाते हैं हमारे पास वो डिपॉजिटर होते हैं। अब डिपॉजिटर कोई भी मेंबर रखवा सकता है। अगर मेंबर रखवाता है तो उस पर प्रोविज़न लगता है 73 का। और अगर कोई पब्लिक से आप पैसा बोरो करते हो तो उस केस में एलिजिबल कंपनी देखी जाएगी और एलिजिबल कंपनी पे प्रोविज़न लगता है सेक्शन 76। अब इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आगे हमने पढ़नी है। इसके अंदर आपको आता है कि पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कितने साल तक हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो पैसा कितने साल तक रख सकते हैं, मतलब उसका मिनिमम पीरियड क्या है और मैक्सिमम पीरियड क्या है। मिनिमम पीरियड होता है 6 मंथ, 6 महीने तक आप पैसा रिसीव कर सकते हो, 6 महीने के लिए। मैक्सिमम पीरियड है 3 साल तक, बट प्रोवाइडेड एक एक्सेप्शन इन्होंने डाल दी कि अगर आपने इससे भी शॉर्टर डिपॉजिट लेना है तो आप 3 महीने के बाद कभी भी डिपॉजिट ले सकते हो। मतलब 3 महीने तक आप पैसा रखो उसके बाद रीपेमेंट कर दो, 3 महीने के लिए डिपॉजिट ले सकते हो। प्रोवाइडेड उसका जो अमाउंट होना चाहिए जो 3 महीने का लिया है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों को मिला के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप 3 महीने के बाद का भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसकी रीपेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स है। नेक्स्ट है जॉइंट डिपॉजिटर। डिपॉजिटर कोई भी हो सकता है, सिंगल हो सकता है, जॉइंट हो सकता है, आइदर और सर्वाइवर, जिसका नाम फर्स्ट लिखा हुआ है। कोई भी जॉइंट है तो कोई भी पैसा ले सकता है। अब कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, कुछ सीलिंग लिमिट दिया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, पब्लिक से एक्सेप्ट कितना कर सकते हो। एलिजिबल कंपनी 10% मेंबर से आप ले सकते हो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर आपने पब्लिक से पैसा लेना है तो आप 25% तक ले सकते हो।
बट अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप 35% ले सकते हो सीधा मेंबर से, क्योंकि पब्लिक से तो आप ले ही नहीं सकते ना, यहाँ प्रोहिबिशन है। अब इसकी एक और कंडीशन दी हुई है, ये कह रहा है प्रोवाइडेड कुछ स्पेसिफाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, वो एक्सेप्ट कर सकती हैं 100% तक अपने मेंबर से पूरा 100% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। और अगर ये 100% एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में इन्होंने फाइल करना पड़ेगा एक रजिस्ट्रार को DPT 3 के अंदर। प्रोवाइडेड फर्दर कंडीशन दी है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी किसे, इन कंपनीज को, जो कंपनीज अभी ही प्राइवेट कंपनी है, जो अभी स्टार्टअप में है, मतलब 5 सालों में जिन्हें, जो ये कंडीशन फुलफिल करती हैं, जो एसोसिएट नहीं है, कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, कोई अदर कंपनी जिसका बोरिंग 2 गुना कम है, जो पेड अप कैपिटल इंटू 2 और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ये हमने कंडीशन पीछे ही पढ़ी है। बाकी कंपनीज को DPT 3 फाइल करना पड़ेगा, DPT 3 फाइल करना पड़ेगा आपको। और जो गवर्नमेंट कंपनी है वो तब तक अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती अगर उनका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो वो करने जा रही हैं या रिन्यूअल के टाइम ऑलरेडी 35% एग्जॉस्ट हो चुका है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सबको मिला के ये कर चुके हैं कंप्लीट, तो उस केस में ये फर्दर नहीं कर सकते बोरो। अब इसके अंदर आती है बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI गाइडलाइंस, और हमने ब्रोकरेज क्या देनी है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI गाइडलाइंस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिफाई करेंगे। अब प्रोसीजर क्या होगा, हर एक कंपनी जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने जा रही है तो वो एक सर्कुलेट करेगी, इनवाइट करेगी पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये DPT 1 के अंदर फाइल करेगी एक सर्कुलेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है। प्रोवाइडेड कंडीशन यही है कि इसके साथ एक सर्टिफिकेशन जाएगा, सर्टिफिकेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा और अटैच करेगा कि अटैच इसके साथ ही करेगा DPT 1 के साथ, और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, वो एश्योर करेगा कि कंपनी डिफ़ॉल्ट में नहीं है। एक सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लिया जाएगा DPT 1 के साथ, वही सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर बताया जाएगा वही सेम पीरियड की, मतलब 5 साल के बाद ही इशू कर रहे हैं अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या चीज़ है। अगर कंपनी पहले डिपॉजिट ले चुकी है और डिफ़ॉल्ट भी कर चुकी है और डिफ़ॉल्ट की बाद में रीपेमेंट भी कर चुकी है, तो जब डिफ़ॉल्ट को गुड किया उसके 5 साल तक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसके बाद कंपनी एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट। नेक्स्ट है सेकंड, जो भी एलिजिबल कंपनी है जो इनवाइट कर रही है डिपॉजिट, वो सर्कुलेट करेगी DPT 1 फॉर्म, हमने पीछे जो डिस्कस किया है लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे, वो जहाँ पे आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है 3, हर एक कंपनी जो इनवाइट कर रही है डिपॉजिट, ये अपलोड करेंगी अपनी वेबसाइट पे इन्हें बताना पड़ेगा वेबसाइट पे इन्हें शो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है नो कंपनी शेल इशू और अलाउ एनी अदर पर्सन टू इशू और कॉज टू इशू एनी सर्कुलर
और एनी एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग पब्लिक ऑफ डिपॉजिट्स अनलेस ये सर्कुलेशन बोर्ड तक नहीं पहुंचती, मतलब बोर्ड उसे अथॉरिटी नहीं देता, तब तक आपने ये सर्कुलर नहीं करना। आपने बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड के बेसिस पे आप ये सर्कुलेट करोगे और 30 दिन पहले ये आपको रजिस्ट्रार को सबमिट कराना है। मैं अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक को अपने डिपॉजिट्स बेचना चाहता हूँ, पब्लिक खरीदेगी, पैसा देगी मुझे, तो मुझे 30 दिन पहले ही मुझे रजिस्ट्रार को सबमिट कराना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट कि मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अब जो सर्कुलर हमने इशू किया है वो सर्कुलर वैलिड कब होगा? देखो 6 महीने तक जब वैलिड होगा, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 6 महीने तक, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन हुई, मतलब एजीएम जब हुई। अगर एजीएम नहीं हुई, जब होगी तब तक ये वैलिड होगा। एक फ्रेश सर्कुलर आप दोगे एडवर्टाइजमेंट अगर आप फर्दर इशू करना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो सब्सक्राइब करने के लिए डिपॉजिट, तो उस केस में एक अलग से जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। हर एक कंपनी को 30 दिन के अंदर जब भी कंपनी कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो कंपनी का या तो सिक्योर्ड होता है या अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो कंपनी को मॉर्गेज करनी पड़ती है अपनी प्रॉपर्टी या हाइपोथिकेशन करनी पड़ती है, तो उस केस में कंपनी के एसेट पे चार्ज होता है, जो एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है 30 दिन के अंदर। प्रोवाइडेड कंडीशन फर्दर ये है कि जो टोटल वैल्यू होगी, जो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है, ठीक है, बाय वे ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, और जो चार्ज क्रिएट हुआ है, दोनों को मिला के, इससे एसेट से कम नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा आउटस्टैंडिंग बनता है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट को मिला के, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए सिक्योरिटी की वैल्यू। अगर मेरा पैसा आउटस्टैंडिंग है कंपनी के पास 100 करोड़, तो मैं 120 करोड़ की मिनिमम सिक्योरिटी लूँगा, तो वो बात कर रहा है। अब इस सब के लिए आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक ट्रस्टी डिपॉजिटर के लिए, जो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट देखेगा। कंपनी एक ट्रस्ट डीड बनाएगी डीपीटी P2 के अंदर 7 दिन पहले, जब ये सर्कुलेशन होनी है। अब इस बंदे की ड्यूटी क्या है? देखो इसकी ड्यूटी बस यही है, ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ डिपॉजिट, और ये क्रिएट करेगा जो भी चार्ज क्रिएट होना है वो ये क्रिएट करेगा। अगर कोई रिड्रेसल ग्रीवेंसेस हैं वो सारा का सारा ये देखेगा। ट्रस्टी के पास पावर है, वो कॉल कर सकता है मीटिंग किसी भी टाइम, प्रोवाइडेड वो एक रिटर्न रिकॉग्निशन लेगा 1/10 बंदों का मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। और अगर उसे लगता है कि कोई इवेंट हैपन हो रहा है, होने वाला है, या डिफ़ॉल्ट अकर होने वाला है, तो उस केस में वो एक मीटिंग रख सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी डिपॉजिटर के लिए अवेलेबल है कि अगर आपने किसी और पर्सन का नाम नॉमिनेट करते हो कि इन केस मेरी डेथ के बाद इस बंदे को पैसा मिलना चाहिए मेरे लीगल हायर को, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। डिपॉजिट रिसिप्ट, जो पैसा आपको आपने कंपनी को दिया है, कंपनी आपको 21 दिन के अंदर उसकी रिसिप्ट दे देगी। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट का रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा सेपरेटली, तो इसके अंदर नाम, डिपॉजिटर के नाम लिखे जाएंगे, डेट, अमाउंट, ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका इसके साथ, डेट और डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज मेड, कोई अदर पर्टिकुलर है तो उसके बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा।
और ये जो रजिस्टर मेंटेन करना है ये मिनिमम आपको 8 साल तक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्री मैच्योर्ड सिक्योर सरेंडर ऑफ डिपॉजिट। कई बार क्या होता है कि कंपनी खुद ही पहले ही पैसा दे देती है। जैसे मान लो मैं 3 साल तक के लिए पैसा ले चुका हूँ लोगों से, अब मुझे 2 साल के बाद पैसा आ गया तो मैं वापस कर दूंगा लोगों का पैसा। 6 महीने के बाद और 3 साल के अंदर अगर आपने मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा लिया है तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा उसमें आप 1% कम कर देना बस। प्रोविजन कहता है कि आपको 1% नहीं देना पड़ेगा, रिड्यूस अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। कंपनी शैल नॉट पे इंटरेस्ट एट द हायर देन द रेट सो रिड्यूस्ड रेट पे आपको देना पड़ेगा। अब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया इसकी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फॉर्म नंबर DPT3 में जाएगा रजिस्ट्रार के पास और 30 जून से पहले आपने बताना है कि ये डिपॉजिट है। और इसके अंदर जो रिटर्न के अंदर होगा 31 मार्च की डिटेल होगी, ऑडिटेड बैलेंस शीट सारा कुछ होगा। सर्टिफिकेशन ऑडिटेड बाय द ऑडिटर अब ये एक स्टेटमेंट देगा ना कि कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रही, तो उस केस में ये जमा कराना पड़ेगा। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपने कितना बोरो किया है। ठीक है, अगर आपने बोरो किया है, प्राइवेट कंपनी है तो भी आपको देना पड़ेगा। आपने डायरेक्टर से बोरो किया, रिलेटिव से बोरो किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। हर एक कंपनी को अदर देन गवर्नमेंट कंपनी फाइल करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कितना उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है। तो उस केस में आपको DPT3 के अंदर आपको 90 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हमारा इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो हमने देना है डिपॉजिट्स का। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे टाइम पे, ओवरड्यू अमाउंट पे आपको 18% के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अनपेड अमाउंट जो रिमेनिंग रह जाएगा। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड अंडर प्रीवियस एक्ट। अब देखो 2013 के बेसिस पे हम कर रहे हैं, बट अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर आपके पास कोई डिपॉजिट पड़ा था तो कंपनी को आप बताओगे सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज A एंड रूल 20 आपको कहता है कि अगर आपने कोई डिपॉजिट अपने एक्सेप्ट किया हुआ है प्रीवियस एक्ट के बेसिस पे तो आप बताओगे जब ये एक्ट शुरू होगा, आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास DPT3 3 महीने के अंदर जब ये एक्ट आया, कितना आपका आउटस्टैंडिंग बनता था, कितना पर्टिकुलर है, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, और कंपनी को बोला जाएगा कि भाई तुम 1 साल के अंदर इसे पे कर दो। ट्रिब्यूनल के पास पावर है अगर टू हियर सच डिफॉल्ट 74 सबसेक्शन 2 एक एप्लीकेशन जाएगी, कंपनी देगी कि हम इनएबल हैं कि हम पे नहीं कर सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उस केस में आपको फर्दर टाइम अलाउ कर दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि इस टाइम के अंदर आप पेमेंट कर देना। बट प्रोवाइडेड अगर फिर भी आप फेल हो गए तो उस केस में कंपनी जो है उसे पेनल्टी लग जाएगी, पनिशमेंट लगेगी फाइन के साथ 1 करोड़, और जो 10 करोड़ तक एक्सटेंडेड होगा। जो ऑफिसर होगा कंपनी का वो अगर डिफ़ॉल्ट में पाया गया तो 7 साल की सज़ा और 25 लाख का फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू 2 करोड़, दोनों भी लग सकता है। डैमेजेस फॉर फ्रॉड बाय द ऑफिसर। अगर कोई भी ऑफिसर ये सारे प्रोविजन सेक्शन 74 का कंप्लायंस नहीं करता, डिपॉजिट नहीं बताता कि पिछले कितने डिपॉजिट्स हैं, DPT4 फाइल नहीं करता, तो उस केस में उसे सेक्शन 447 की
पेनल्टी लग जाएगी और सूट फाइल हो जाएगा उसके अगेंस्ट। आगे फर्दर है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस किया है न्यू सेक्शन 76A। 76A में यही बोला है कि अगर कोई भी आप कॉन्ट्रवेंशन करते हो किसी से भी रिलेटेड, कोई भी प्रोविजन तोड़ते हो डिपॉजिट का, तो वही कंपनी लायबल है, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट तो पे करेगी, साथ में फाइन 1 करोड़ और 2 गुना जितना अमाउंट रहता है विच एवर इज लोअर, और ये एक्सटेंड हो सकता है 10 करोड़ तक। जो ऑफिसर हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें इम्प्रिजनमेंट 7 साल की सज़ा और 25 लाख और ये 2 करोड़ तक हो सकता है, और सेक्शन 447 की पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लग सकती है। अब प्रोसीजर क्या है, हम कैसे अपने पास डिपॉजिट रख सकते हैं मेंबर से। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी। बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल ली जाएगी कि हम प्रपोज काम करने जा रहे हैं, और डिसाइड होगा जनरल मीटिंग के अंदर। एक नोटिस बना के हर एक मेंबर को जाएगा, मीटिंग होल्ड होगी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा और सारी कंप्लायंसेस को पूरा करके, आरबीआई की कंप्लायंसेस को पूरा करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट्स। आपने एक सर्कुलेशन देनी है हर एक मेंबर को कि कितना आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतानी है, क्रेडिट रेटिंग बताओगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे डिपॉजिटर अमाउंट आपको दे सके, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सारा कुछ बताओगे। सर्कुलेशन पब्लिश होगी एटलीस्ट 1 लोकल न्यूज़पेपर, इंग्लिश में करोगे, और जहाँ पे आपका रजिस्टर सिचुएटेड है वहाँ पे भी करोगे। एक कॉपी जाएगी डीपीटी 1 के अंदर, सर्कुलेशन की स्टेटमेंट जाएगी बिफोर इशूइंग सर्कुलर। उसके बाद अगर कंपनी ने सिक्योर्ड किया हुआ डिपॉजिट तो ठीक है, अगर नहीं है तो अनसिक्योर्ड पे चला जाएगा ये। अगर एलिजिबल कंपनी ने सिक्योर्ड किया हुआ डिपॉजिट तो उस केस में चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज CHG1 के अंदर रजिस्टर होगा। जब ये 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे सर्कुलेशन के, तो आपने हर एक मेंबर को एक्नॉलेजमेंट देनी है सारी की सारी, और उनसे पैसा कलेक्ट करो, एप्लीकेशन साइन करवाओ, और रिसिप्ट उन्हें 21 दिन के अंदर आप दे दोगे। अगर चेक है तो आप जब रिलाइज होगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन वैसे ही करोगे जैसे हमने पीछे पढ़ा कि क्या क्या हमने इसके अंदर डालना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, और 8 साल तक हमें इसे मेंटेन ही रखना है। तो ये पूरा चैप्टर था आपका डिपॉजिट्स, ये पूरा चैप्टर कवर हो गया हमारा डिपॉजिट्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अब ध्यान से एक बार पढ़ना, हो जाएगा आपका। थैंक यू।